नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी से 3,900 खिलाड़ियों के खातों में ट्रांसफर की 7 करोड़ से अधिक धनराशि। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 4 खिलाड़ियों को दिए गए 50-50 लाख के चेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल की वेबसाइट का किया लोकार्पण। राज्य भर में आज क्रॉस कंट्री दौड़ सहित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। उत्तरकाशी के वर्णवत पर्वत में हुए भूस्खलन का आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने किया निरीक्षण। कहा, जल्द शुरू होगा सुरक्षा और उपचार कार्य। उधम सिंह नगर के खुरपिया क्षेत्र को स्मार्ट औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित करने के कदम का लोगों ने किया स्वागत। कहा, जिले और राज्य के विकास को मिलेगा बढ़ावा। और देहरादून के विकास नगर में लखपति दीदियों को आज किया गया सम्मानित। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये महिलाएं अपनी आर्थिकी कर रही मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। डीबीटी के माध्यम से 3,900 खिलाड़ियों को सीधे उनके खातों में 7 करोड़ 4 लाख की धनराशि ट्रांसफर की गई। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि पेरिस ओलंपिक के पदक विजेताओं परमजीत बिष्ट, सूरज पंवार, अंकिता ध्यानी को 50-50 लाख रुपए का चेक सम्मान स्वरूप प्रदान किया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को पहले ही सम्मान राशि दी जा चुकी है। इसके साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को डीबीटी के जरिए धनराशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को मुख्यमंत्री ने खेल भावना की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों के विकास के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है। नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर या अन्य प्रकार की सुविधाएं तो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ डक प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की, सहायता राशि की व्यवस्था की है। और भी समय समय पर और जल्दी हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे राज्य की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने के लिए। और वहीं इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के हमारे बच्चे लगभग 3,900 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपये की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से उनके खातों पर भेजने का काम हुआ है। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों उनको भी जो नकद इनाम धनराशि वह डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में आज प्रेषित की गई है। मैं समझती हूँ कि सभी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही जो हमारे 4 ओलंपियन रहे 2024 के, उनमें से 3 उपस्थित थे और लक्ष्य सेन जो कि पहले ही वे यहाँ पर उत्तराखंड में आए, देवभूमि में आए और उन्होंने अपने उस धनराशि को पहले प्राप्त कर लिया क्योंकि उनका अन्यत्र प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। तो वो लक्ष्य सेन भी और हमारे 3 बच्चे जिसमें एक बालिका भी थी, आज उनको भी ओलंपियन को जो है प्रतिभाग करने की धनराशि और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया गया। और वहीं पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य में बेहतरीन खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं जो बेहतर सुविधाओं और जरूरी मार्गदर्शन के साथ खेल की दुनिया में अपना और राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ग्राउंड का होना ज़रूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक का
इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे और कई सारे सपोर्ट आगे खड़े मिलेंगे उनको और आगे बढ़ने में उनका काफ़ी समर्थन होगा। पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद आज के दिन हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया, तो मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे लिए इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें जो धनराशि दी है तो ये हमें आगे आने वाले खेलों के लिए और भी प्रेरित करेगी और ये उत्तराखंड के सभी युवाओं को प्रेरित करेगी कि हमने जो राशि दी है तो उत्तराखंड के बच्चों को लगेगा कि आगे हमें भी मेहनत करनी है और इस तरीके से सम्मान हमें मिलेगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्रॉस कंट्री दौड़ सहित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चमोली जिले में इस अवसर पर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस शामिल हैं। वहीं आज सुबह स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से क्रॉस दौड़ का शुभारंभ किया गया। विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित यह दौड़ विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम में समाप्त हुई। इस अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पे ध्यानचंद जी के जयंती पर जो है 29 अगस्त को यहाँ क्रॉस कंट्री रेस आयोजित किया गया था। बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी 5 किलोमीटर के भी दौड़ा बच्चों ने और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ, बच्चों से प्रोत्साहित करता हूँ और कहता हूँ कि सभी बच्चे जो है भारत के भविष्य हैं, अच्छा खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जो कि 3 दिवसीय है, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। क्रॉस कंट्री का आज प्रातः उसका आयोजन किया गया, जिसमें कि अंडर 17 बालक बालिका एवं ओपन आयु वर्ग बालक बालिका का आयोजन किया गया। आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग चमोली द्वारा गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मेरा अंडर 17 बालक वर्ग में प्रथम स्थान रहा और खेल विभाग द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद। और वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पौड़ी में जिला युवा कल्याण विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र फोनिया ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री दौड़ का शुभारंभ किया। बालक बालिका वर्ग अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ में 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष भी पौड़ी जनपद में बड़े उत्साह से ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसमें जनपद पौड़ी में यहाँ पर क्रॉस कंट्री की दौड़ 3 आयु वर्गों में रखी गई, अंडर 14 और अंडर 18। इसी प्रकार खेल विभाग द्वारा कोटद्वार में भी ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और साथ साथ में जो मेरा जो अपना विभाग है युवा कल्याण विभाग, प्रत्येक विकास खंड में आज प्रतियोगिता रखी जा रही है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इन 15 विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंडों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, 6 खेल विधाओं में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जगह ये प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही है। सर, हमारी ये दौड़ शुरू हुई थी यहाँ कंडोजा पार्क से, खांडवी स्टैंड से पहले जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहां तक, और वहां से वापसी भी थी। पूरा टोटल 8 किलोमीटर का था। और सर, इस रनिंग के लिए मोटिवेशन का तो कुछ है नहीं, मतलब अपना बस था कि पार्टिसिपेशन करना है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर अल्मोड़ा में भी बालक बालिका वर्ग के अंडर 14, अंडर 17 और ओपन वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि जिला युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई है। जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में आज खेल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग मिलके इन्होंने क्रॉस कंट्री का आयोजन किया है, जिसमें ओपन वर्ग और अंडर 14 और 17 वर्ग में जो है क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया है और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अंडर 17 बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर विजेता रहे प्रतिभागी कमल भट्ट ने बताया कि वो PM ट्री राजकीय इंटर कॉलेज हवालबाग से यह क्रॉस कंट्री रेस में प्रतिभाग करने आए थे। उन्होंने रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं आज अल्मोड़ा यहाँ क्रॉस कंट्री के उपलक्ष्य में, आज खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में, तो यहाँ आज क्रॉस कंट्री हुई थी जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बालिका वर्ग ओपन में पहले स्थान पर रही राधा भट्ट ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा जीत चुकी हैं। इस समय वो होमगार्ड पद पर सेवाएं दे रही हैं। मैं लगातार 3-3.5 वर्षों से
स्पोर्ट्स से जुड़ी हूँ और मैं नेशनल लेवल पर भी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी को भी इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो आज मुझे इस क्रॉस कंट्री में प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी वर्तमान में होमगार्ड्स के पद पे भी तैनात हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी के वर्णोवत पर्वत से अब भी भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। मंगलवार रात यहां आए भूस्खलन के बाद अब भी इस पहाड़ी पर पत्थर और बोल्डर अटके हुए हैं, जिसे देखते हुए निचले क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज वर्णोवत पर्वत में हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जल्दी विशेषज्ञ एजेंसी की मदद से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षात्मक और उपचार कार्य शुरू किए जाएंगे। रात में लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से काफी पत्थर गिरे हैं और ऊपर भी देखा हम लोगों ने कि कई जगह अभी होल बने हुए हैं, कुछ पत्थर अटके हुए हैं, तो उसके नीचे आने की संभावना बनी हुई है। जब भी बरसात होगी पत्थर नीचे आएंगे। तभी हमने रिक्वेस्ट यही किया डीएम साहब से, एसपी साहब से कि जो भी नीचे लोग रहते हैं उनको हटा लें, वहाँ कोई न रहे जब तक पत्थर वहाँ पे अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए एक टीएसडीसी को या किसी संस्था को हम शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है और क्या समाधान हो सकता है। तो वो हमने देख लिया है। अब एक एक्सपर्ट एजेंसी लगा के हम लोग उसमें सर्वे कराएंगे कि किस तरह से काम किया जाना है। तो लेकिन जो भी पत्थर आ रहे हैं तो उसके लिए रेलिंग बनाना, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना, ये सारे सुझाव दिए हैं। जल्दी से जल्दी वो कर लिया जाएगा और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा, जियोलॉजिकल मैपिंग कर लेंगे और उसके बाद कुछ सॉइल नेलिंग और ये सब भी करेंगे। लेकिन वो तो बात की बात है। अभी तो पहला तो प्रोटेक्शन मेजर्स है, जो रेलिंग वहाँ बना हुआ है उसी तरह से डुप्लीकेट उसी का और भी रेलिंग वगैरह बनना दी जाए। और वरुणावत पर्वत में हुए भूस्खलन से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। भूस्खलन के निरीक्षण के लिए बनाए गए तकनीकी समिति में शामिल रेंजर मुकेश रतूड़ी ने कहा कि खतरे की आशंका को देखते हुए जरूरी एहतियात बरता जा रहा है। मैं टीम में शामिल था और जब हम वरुणावत ऊपर टॉप में गए तो वहां से 15-20 मीटर जो एक टीला था वो पत्थर के ऊपर से पानी भरा होगा उसके अंदर, तो उससे निकल गया है। तो उसी कारण से ये जो है बना हुआ। अब वह हार्ड रॉक है, हमने ऊपर पूरी रेकी करी लेकिन आज तक कोई खतरा नहीं है कि जो अब वर्तमान समय में आए। तो वही जो अभी है कि बारिश के कारण वह नीचे आ सकता है। और आपदा प्रबंधन सचिव ने खतरे की संभावना वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों को नियमानुसार किराया और सहायता राशि का भुगतान करने को भी कहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ता डहने और लंढौर बाजार को जाने वाले क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया। इसी प्रकार एक प्राइवेट व्यक्ति का उसका मैथिंग लॉज के पास एक उसका गिरने से वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आदरणीय साहब को निश्चित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से उसकी पूर्ति कराई जाए। उत्तराखंड के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुशील कुमार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वो बीते साल गढ़वाल आयुक्त के पद से रिटायर हुए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद बीते 8 माह से खाली था।
प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए शासन ने सुशील कुमार की नियुक्ति इस पद पर की है। आज इसका आदेश जारी हो गया है। आयुक्त सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के वर्ष 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर आयुक्त देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। साथ ही राज्य के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त, राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। उधम सिंह नगर के खुरपिया क्षेत्र को स्मार्ट औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित करने के कदम का जिले के लोगों ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत खुरपिया क्षेत्र को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1265 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव ने खुशी जताई कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य और देश की GDP में सुधार होगा। औद्योगिकीकरण से आपके राज्य के लोगों के एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है, उनका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रोजगार बढ़ रहा है, फिर उनका आय बढ़ेगी उनकी, उससे कई वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी उनके लिए, फिर उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी अधिक उत्पादन किया जाएगा, फिर वहां पे रोजगार अधिक बढ़ेगा। इस तरह से पूरी ये चेन चलती है और ये विकास आगे बढ़ता चला जाता है, विकसित होता चला जाता है। तो हमारे राज्य के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिंह ने कहा कि खुरपिया औद्योगिक शहर में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जो एक नए स्वच्छ औद्योगिक वातावरण का निर्माण करेगा। उत्तराखंड में ये खुरपिया फार्म किच्छा के पास है, उसमें ये सुविधा प्रदान होने वाली है। इससे बहुत फायदा होने वाला है हमारे उत्तराखंड को। सबसे पहले तो ये पर्यावरण के ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्रीन एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा होगा, प्रदूषण बहुत कम होगा। दूसरा, जो लोग इस शहर से बाहर, इस राज्य से बाहर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें दोबारा अपने स्टेट में नौकरी मिलेगी। और वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने खुशी जाहिर की कि इस पहल से जिले और राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। 12 औद्योगिक नगर जो 10 राज्यों में फैले हुए हैं, उसमें हमारे खुरपिया को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम किया है। इसमें लगभग 1002 एकड़ में विकसित होगा, लगभग 1200 करोड़ इसकी प्रोजेक्ट होगा और इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग 6000 करोड़ रुपये आएगा और लगभग 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे किच्छा एक बहुत महानगर के रूप में विकसित होगा। ये विकास का जो हमारा सपना है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज उत्तराखंड के साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे पैरालंपिक की। जी हां, पैरालंपिक खेलों का कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में शानदार आगाज हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एक रंगारंग समारोह के दौरान खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 167 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 4400 पैरालंपिक खिलाड़ियों ने चैम्प्स एलिसिस से प्लेस डेला कॉनकॉर्ड तक मार्च निकाला। भारतीय दल का नेतृत्व टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और विश्व रिकॉर्ड धारक टेबल टेनिस खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने किया। खेलों के संस्करण में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत के खिलाड़ियों का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। भारत कुल 22 खेलों में से 12 खेलों में स्पर्धा करेगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगे, जबकि अवनी लेखरा और मनीष नरवाल निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। आज से भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, साइकिलिंग, ताइक्वांडो, तैराकी और टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। एथलेटिक्स स्पर्धा की शुरुआत कल से होगी। इसमें 38 भारतीय एथलीट भागीदारी करेंगे। लोगों की नजरें भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पाटिल पर होंगी। पेरिस पैरालंपिक का समापन समारोह के साथ 9 सितंबर को संपन्न होगा।
मॉनसून सीजन में बंद पड़ी चारधाम यात्रा अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। मंगलवार को 1700 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। अभी तक 9,19,252 तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। इसी तरह श्री केदारनाथ धाम में 2 दिन पहले पैदल यात्रा अभी शुरू हो गई है। अभी तक केदारनाथ में 10,95,924 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि 15 सितंबर के बाद से यात्रा और रफ्तार पकड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का निरीक्षण किया गया मौके पर जा करके, और निरंतर उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। उसका परिणाम है कि जो केदारनाथ की पैदल यात्रा मार्ग है वो खोल दिया गया है और उस पर आवाजाही शुरू हो चुकी है। और बरसात के सीज़न में वैसे भी आमतौर पे जो यात्रा है वो काफ़ी धीमी हो जाती है, और सितंबर द्वितीय सप्ताह के आसपास से फिर यात्रा अपने गति पकड़नी शुरू हो जाएगी और द्वितीय चरण की जो यात्रा है हमारी प्रारंभ हो जाएगी। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिलने लगा है। इसी क्रम में देहरादून जिले के विकासनगर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं और जिन्हें उनके द्वारा जो लखपति दीदियां बन गई हैं या जो बन रही हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था विकासखंड विकासनगर में। और प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही एक अच्छी पहल की गई है। जो हमारी दीदियां जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर हो गई है, उनको आज यहाँ पे क्लस्टर अध्यक्ष द्वारा और ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। और विकासनगर विकासखंड के अंतर्गत 940 स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर हजारों महिलाएं अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। इनमें से कई महिलाएं अपने अपने समूहों के माध्यम से विभिन्न उत्पाद बनाकर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों को उन्हें सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते वे अपने गाँव और घरों में रहकर स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर होकर काम कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेरे समूह में लगभग 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक पोल्ट्री का बहुत बड़ा यूनिट लगी है। हमारे यहाँ मसाले का काम होता है, अचार पापड़ का काम होता है। मतलब महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की उनकी योजना है। और इसमें आज ब्लॉक प्रमुख द्वारा और हमारे BMM सर द्वारा यहाँ पे जो इनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं, उसमें सभी महिलाओं को एक सहयोग मिलेगा और एक उत्साह भी होगा उनका काम करने के लिए। समूह में 1078 महिलाएं हैं और रीप योजना आई और उसमें भी बहुत सारी महिला हमारी जुड़ी और अलग अलग रोजगार भी कर रही हैं। जैसे हमारे फतेहपुर में जूट का बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है, धर्मावाला में अचार का काम चल रहा है, सिलाई का है, आदूवाला में अभी हमारी एक महिला है कृष्णा ऐसे जी की, जो रूप आए जो मुख्यमंत्री ने उनको अभी 1.5 लाख का CCL का एक चेक भी दिया और वो बहुत अच्छा सिलाई का कार्य कर रही हैं। और उनकी जो कुर्तियाँ हैं कम से कम 1 महीने में 150-200 कुर्तियाँ निकालती हैं और अपनी बहुत आजीविका आगे बढ़ा रही हैं। हमारे अचार का पापड़ का ट्रेनिंग वगैरह भी होती रहती है समय समय पे। और मैं इन सभी का श्रेय अपने ब्लॉक प्रमुख जी को देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री का, जो वो इस तरह से सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का उनका जो संकल्प है, आज वो धीरे धीरे बहुत आगे जाता है। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, तो हम सब मिलकर मतलब धूपबत्ती, बड़ियाँ और पापड़, कान्हा जी की ड्रेस वगैरह ये सब बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें आत्मनिर्भर हमारे लिए ये योजना शुरू करी और हम आत्मनिर्भर बन सके। आज हम किसी पर डिपेंड नहीं है, हम अपने आप पर खुद पूरी तरह से निर्भर हैं। और अब खबर है चंपावत से, जहां जिले में किसानों को कीवी उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने व उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट में कौशल दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों की कीवी उत्पादन,
प्रवर्धन, संरक्षण और विपणन के बारे में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर रजनी पंत ने बताया कि जिले के 50 किसानों को कीवी उत्पादन के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कीवी उत्पादन की तकनीक व प्रवर्धन पर सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसान कीवी उत्पादन कर अपनी आजीविका बढ़ा सकें। हमने यहाँ पर एक कीवी का प्रशिक्षण का आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम कीवी का उत्पादन तकनीक और उसका प्रवर्धन तकनीक के बारे में हम यहाँ पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। कम से कम 2022-23 और अभी 2024 में कृषकों को केवीके के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया है। और जो इस प्रशिक्षण में हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कैसे कीवी का उत्पादन करना है, कैसे आप शुरू से उस पौधे को लगाएंगे, कैसे फील्ड में आप उसका मैनेजमेंट करेंगे और कैसे आप उससे फलों को लेंगे। उसके बाद आपका जो पौधा कटाई छटाई तक पहुंचेगा, कैसे उसके द्वारा आप अपने आय को जनरेट करने के लिए उससे कटिंग पौधा तैयार करेंगे और अपने अच्छी नर्सरी मैन ग्रो करके आप उसको नर्सरी कैसे तैयार करेंगे। इन सारी विधियों का प्रैक्टिकल तरीके से हम यहाँ पर किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और किसानों को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि कैसे आप पौधे तैयार करेंगे और कैसे आप फील्ड पे पौधे को लगाएंगे। ये सारी विधियां हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और वहीं कीवी उत्पादन का प्रशिक्षण लेने आए किसानों ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पौध उत्पादन, संरक्षण, संवर्धन के बारे में जानकारी दी गई। आज हम जो है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो 5 दिवसीय कीवी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें जो कीवी में हम कैसे उसमें उस रोजगार का साधन बना सकते हैं, ये हमको बताया जा रहा है। और कीवी कब लगाया जाता है, कैसे उसकी कटाई छटाई की जाती है, किस सीजन में की जाती है और कैसे उसको एंगल के ऊपर चढ़ाना है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं। किस प्रकार से उनकी टहनियों को बांधा जाए, किस प्रकार से उनकी कटिंग ली जाए और इससे कितना आमदनी किसान कमा सकता है। और हम अभी देखिए सेब के साथ साथ हम कीवी के बारे में कर रहा हूँ, तो इसके लिए करने से पहले तो मैंने सोचा कि एक बार ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए आज कीवी के आया हूँ। अब खबर है चमोली से, जहां के पोखरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल और जिला चिकित्सालय चमोली, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी के चिकित्सा अधिकारी आशिफ आलवी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ देने के लिए समय समय पर ये शिविर लगाए जाते हैं। जनता को जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका लाभ मिल सके, तो उसी के चलते ये शिविर रखा गया है आज, जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं, हमारे डीएच गोपेश्वर से विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं और कर्णप्रयाग से भी विशेषज्ञ डॉक्टर आए हुए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी स्पेशलिटी से हमारे पास आज डॉक्टर उपलब्ध हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन हो गए हैं, ऑब्स गाइनी हो गई है, साइकाइट्रिक आए रखे हैं और जनरल मेडिसिन से हैं, ENT ऑफ्था। तो ये सभी विशेषज्ञ आज यहाँ पोखरी में कैंप में उपस्थित हैं, ताकि जो हमारे पोखरी की जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ ले सके इन डॉक्टर से और उपचार करा सके। और आयुष्मान योजना के कोऑर्डिनेटर विनय देवली ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए ये शिविर आयोजित किए जाते हैं। द्वारा समय समय पे काफ़ी कैंप जो है लगाए जाते हैं, गांव के दूरस्थ क्षेत्रों में कैंप लगाए जाते हैं और इसी के तहत हमारा भी यहाँ पे आज पोखरी ब्लॉक में कैंप लगा है, जिसमें हम यहाँ की जनता को अधिक से अधिक आयुष्मान योजना का लाभ दिलाएं। उसके लिए यहाँ की जनता का अधिक से अधिक कार्ड बनवाएं। यहाँ का हमारे पास जो है अभी आयुष्मान योजना में 2 कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक तो आभा कार्ड जो बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिसका कि यहाँ की संपूर्ण जनता लाभ। और आयुष्मान आरोग्य शिविर में पहुंचे लोगों ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों का आयोजन लगातार किया जाना चाहिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पे फायदा बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है। सरकार से हमारी यही गुजारिश है, यहाँ पे बार बार शिविर लगना चाहिए। दूर दूर से लोग दूर दूर हॉस्पिटलों में जा सकते हैं, यहाँ पे लगना चाहिए। ये व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, सरकार से यही गुजारिश है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।